हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर अ फॉरेन करेंसी। ऐसा रेट जहां हमारी डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज की जा सकती है, या हम उसको कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मींस हमारी डोमेस्टिक करेंसी कौन सी है? हमारी डोमेस्टिक करेंसी है रुपी। उसकी वैल्यू फॉरेन करेंसी में कितनी है? फॉरेन करेंसी फॉर एग्जांपल हमने ले लिया डॉलर, कि हमारे रुपये की वैल्यू डॉलर में कितनी है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, हम जानते भी है कि हमें ज्यादा रुपये पे करने पड़ते हैं डॉलर को पाने के लिए। जैसे यहां पे लिखा हुआ है $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपये। इट मींस वी हैव टू पे 70 रुपीज टू गेट $1। तो इस एग्जांपल के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज रेट कितना हो गया? 1:70। अब ये 1:70 कैसे निकाला जाता है? बहुत बच्चों को डाउट होता है कि ये कैसे निकाला जाता है, गवर्नमेंट तय करती है, कैसे तय करती है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एक्सचेंज रेट हम पढ़ रहे हैं, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ रहे हैं। ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर रेट निकाला जाता है डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी जहां पर बराबर होती है। समझ लीजिएगा बेटा, मेन कंटेंट है इस पूरे वीडियो का कि ऐसा एक्सचेंज रेट, ये एक्सचेंज रेट वहां निकलेगा जहां पर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी के बिल्कुल बराबर हो। अब बराबर तो बात की बात है, सबसे पहले हमें जानना क्या है कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी होता क्या है। जैसे मैंने यहां पे आपको लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली वो रेट होता है जहां डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी के बराबर होती है। देखिए, इसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं बेसिकली डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी होता क्या है। फॉरेन करेंसी दिमाग में घुसा लीजिए। फॉरेन करेंसी का यहां पर मतलब है डॉलर, कि हमें डॉलर को कब डिमांड करना है, या कोई भी फॉरेन करेंसी हमें उसको डिमांड कब करना है। अब आप खुद सोचिए, आप घर में बैठे हुए हैं, क्या आपको डॉलर की जरूरत है? नहीं जरूरत है। आप मार्केट में जाएंगे, कहीं घूमने, कहीं चीज खरीदने जाएंगे तो आपको डॉलर की जरूरत नहीं है, आप तो रुपीस में आपका काम बन जाएगा। मगर आपको डॉलर की डिमांड कब करनी है? देखिए, डॉलर की डिमांड तब करनी है जब हमें बाहर से कोई चीजें खरीदनी हो, जब हमें यूएस से कोई चीजें खरीदनी हो और हमें पेमेंट करनी हो उसको, क्योंकि उसको पेमेंट चाहिए डॉलर में, तो इसलिए हमें उस समय डॉलर की डिमांड चाहिए, जिसे हमने कहती है डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। दूसरी, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, मान के चलिए यूएस में। जब हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें डॉलर में तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें डॉलर को डिमांड करना पड़ेगा। तो हो गया डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। हमें अपने रिश्तेदारों को पैसा पहुंचाना है, जब वहां रिश्तेदारों को पैसा पहुंचाना है तो रेमिटेंस करना है हमने, तो होना उसके लिए क्या चाहिए? हमें डॉलर चाहिए, तो हमें डिमांड करना है डॉलर को, तो क्या हो गया? डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। या हमें गिफ्ट्स भेजने हैं बाहर, ग्रांट्स, हेल्प करनी है बाहर, तो जब हम हेल्प करेंगे तो किस में करेंगे? डॉलर में तो करेंगे। तो ऐसे ही इसको कहते हैं डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। एक सिंपल सी चीज है कि हम फॉरेन करेंसी को डिमांड कर रहे हैं इन सारे पॉइंटों पे। अब आइए इसको देखते हैं हम। देखिए, परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड, हमें बाहर से कोई चीजें खरीदनी है। हालांकि क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, ये कंपोनेंट्स ही हैं। और देखिए, तुरंत हमें लर्निंग हो जाएंगे कि हमें कब कब जरूरत पड़ती है फॉरेन करेंसी की या डॉलर की। मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, कोई ना कोई हमें दिमाग में उदाहरण देना पड़ता है चैप्टर को या टॉपिक को इजी बनाने के लिए। तो हमने परचेसेस करनी हो तब हो गया, हमें इन्वेस्टमेंट करनी हो तब हो गया, हमें रेमिटेंस, रिश्तेदारों को पैसा भेजना है तब हो गया, या हमें गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स भेजना है तब हो गया। अब आप खुद सोचिए, देखिए आपको बहुत इजी अभी लग जाएगा, बस दिमाग में थोड़ा घुसाइए। इसकी तरफ मत देखिएगा, पहले इसी की तरफ देखिए कि जब डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी हम करते हैं, भाई जाहिर सी बात है हर व्यक्ति समझदार है, आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, हर कोई अपने आप को बहुत समझदार समझता है और समझदारी दिखाता भी है, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा रेशनल होता है। तो अब आप देखिए कि हम फॉरेन करेंसी को कब डिमांड करेंगे। हम फॉरेन करेंसी को डिमांड कब करेंगे? जब फॉरेन करेंसी को तब डिमांड करेंगे हम जब हमारे लिए रुपी क्या होगा? रुपी महंगा होगा और डॉलर क्या होगा? डॉलर सस्ता होगा, तभी तो हम डिमांड करेंगे। रुपी महंगा होगा और डॉलर सस्ता होगा। अब बात मेन ये आती है कि रुपी महंगा कब होगा और डॉलर सस्ता कब होगा। ये मैंने आपको रेट ऑफ एक्सचेंज अभी बताया है। देखिए 1:70, अगर मान के चलिए उदाहरण के रूप में ये 1:69 हो जाता है, या 1:71 हो जाता है। ढंग से देखिएगा बेटा, इसका मतलब क्या हो गया? पहले हम 70 रुपए पे कर रहे थे $1 के लिए, $1 के लिए 70 रुपए पे कर रहे थे। अब इस सिचुएशन में
हमें 69 रुपए पे करने हैं, 69 रुपीज पे करने हैं। इसका मतलब क्या हो गया, रुपी यहां पर ज्यादा वीक है और यहां थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जब 1:69 पे बारी आई है तो रुपी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई है। जब रुपी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई है तो हमारी समझदारी क्या कहती है कि जो डॉलर खरीदना है या डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना है या बाहर से कोई चीज खरीदनी है तो यहां करें। इट मींस हमें कम रुपए देने पड़ेंगे डॉलर को खरीदने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम अब ज्यादा करेंगे, अगर हमें गिफ्ट्स खरीदना है, गिफ्ट्स देना है किसी को तो अब ज्यादा करेंगे, या हमें परचेजेस करनी है तो हम अब ज्यादा करेंगे। जैसे अब सिंपल सी बात है, कोई भी कॉमोडिटी है, आलू प्याज टमाटर, जब सस्ती हो जाती है, हम पढ़ चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ऐसे ही है, जब ये डॉलर सस्ता हो गया है, रुपए की वैल्यू मजबूत होने के कारण डॉलर सस्ता हो गया है, तो हम डॉलर को डिमांड ज्यादा करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, अगर रेट ऑफ एक्सचेंज कम हुआ है, रेट ऑफ एक्सचेंज कम हुआ है तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगी। और अगर रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया है, बढ़ गया का मतलब क्या हो गया, पहले हम 70 रुपीज पे कर रहे थे, अब हम 71 रुपीज पे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, हमें ज्यादा पे करना है। अगर हमें ज्यादा पे करना है तो इसका मतलब हमारे लिए डॉलर क्या हो गया, महंगा हो गया। जब हमारे लिए डॉलर महंगा हो गया तो हम क्या करेंगे, हम जब हमारे लिए डॉलर महंगा हो गया तो हम डॉलर को कम खरीदेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी घट जाएगी अगर रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाएगा, और डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगी अगर रेट ऑफ एक्सचेंज घट जाएगा। सिंपल चीज है, बस यही चीज हमें समझनी है। पूरा चैप्टर हमारा यहीं पे कवर हो जाएगा। टॉपिक किससे रिलेटेड, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से रिलेटेड। तो बस क्या हो गया, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी के बारे में हम एक चीज और जान गए हैं, क्या कि अगर रेट ऑफ एक्सचेंज कम होता है तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ जाती है, और रेट ऑफ एक्सचेंज अगर बढ़ जाता है तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी घट जाती है। अभी हमने समझा है, तो ये लिख लेते हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज अगर बढ़ता है तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी घटती है, और रेट ऑफ एक्सचेंज अगर घटता है तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ती है। सिंपल सी बात है, ना समझ में आए तो बस जरा सा रिवाइंड करके वीडियो को फिर देख लीजिएगा, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगी सारी बातें। अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी की। देखिए बेटा, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी क्या है, बहुत बच्चों को ये टॉपिक समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। सप्लाई का मतलब क्या हो गया, देखिए जैसे हम लोग डॉलर को डिमांड करते हैं, बाहर वाले भी तो रुपये को डिमांड करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में कि हमें जब बाहर घूमने जाना है, हमें डॉलर चाहिए, बाहर वाला जब हमारे यहां पे इंडिया में घूमने आएगा तो उसको रुपये भी तो चाहिए होगा। तो जब वो रुपये को डिमांड करेगा तो हमारे लिए सप्लाई हो जाएगी। सिंपल सी चीज है, जब वो रुपये को डिमांड करेगा हमारे लिए सप्लाई हो जाएगी। जैसे अगर वो हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को खरीद रहा है तो वो रुपये में पेमेंट करेगा, रुपये में पेमेंट करेगा तो उसके लिए रुपये की डिमांड हो जाएगी, बट हमारे लिए क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर वो बाहर से इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में, मान के चलिए एफडीआई हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उसको किस में करनी पड़ेगी, रुपये में करनी पड़ेगी। रुपये में करेगा तो रुपये को डिमांड करेगा, रुपये को डिमांड करेगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी। तो सप्लाई जस्ट उसका उल्टा हो गया। आप कंपोनेंट पढ़ लेते हैं। फॉरेनर्स परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू एक्सपोर्ट। जब फॉरेनर्स हमारे यहां से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे तो वो रुपये को डिमांड करेंगे, हमारे लिए सप्लाई हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, जब इन्वेस्टमेंट हम बाहर कर रहे थे तो डॉलर को डिमांड कर रहे थे, बाहर वाले जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे लिए सप्लाई हो जाएगी। रेमिटेंसेस, अगर हम रिश्तेदारों को पैसे बाहर पहुंचा रहे थे तो हमारे लिए डिमांड हो गई। जब हमारा कोई रिश्तेदार बाहर है, कोई मान के चलिए एनआरआई है, वहां पर अपने रिश्तेदारों को पैसा पहुंचा रहा है, तो वो रेमिटेंसेस क्या हो गई, फ्रॉम अब्रॉड से आ गई, तो उसके लिए उसको रुपये को डिमांड करना पड़ेगा, हमारे लिए क्या हो गई, सप्लाई हो गई। एंड गिफ्ट एंड ग्रांट, हम बाहर कर रहे थे तो हमारे लिए रुपये को, हम डॉलर को डिमांड कर रहे थे, अब गिफ्ट एंड ग्रांट बाहर से आ रही है तो वो रुपये को डिमांड कर रहा है, हमारे लिए क्या हो गई, सप्लाई हो गई। अब आप जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब हम समझदार हैं तो भाई फॉरेनर भी समझदार है। अब आप खुद सोचिए कि फॉरेनर्स रुपये को कब ज्यादा डिमांड करेंगे, मतलब जो हमारे लिए सप्लाई है, फॉरेनर्स रुपये को कब ज्यादा डिमांड करेंगे, जब रुपये सस्ता होगा तभी तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे। अब आप खुद सोचिए इन तीनों में रुपये सबसे ज्यादा सस्ता कब है या डॉलर सबसे ज्यादा महंगा कब है, एक ही बात है। तो रुपये सबसे ज्यादा सस्ता है, रुपये की वैल्यू सबसे ज्यादा जो कम है वो यहां पर है, यहां पर है। और रुपये सबसे ज्यादा मजबूत कब है, इन तीनों में, वो यहां पर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो रुपये को डिमांड कब ज्यादा करेंगे, जब रुपये सबसे ज्यादा सस्ता होगा, जब रेट ऑफ एक्सचेंज सबसे ज्यादा होगा, जब रेट ऑफ एक्सचेंज सबसे ज्यादा होगा।
और जैसे जैसे रेट ऑफ एक्सचेंज कम आएगा वो रुपी को डिमांड कम करेंगे, इसका मतलब हमारे लिए सप्लाई कम हो गई। रेट ऑफ एक्सचेंज और कम आ गया, रुपी मजबूत हो गया, उनके लिए रुपी महंगा हो गया, रुपी महंगा हो गया तो वो रुपी को डिमांड करेंगे कम, इसका मतलब हमारे लिए सप्लाई हो गई कम। तो एक सिंपलीफाई अगर मैं इसको बात बोलूं कि रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है और रेट ऑफ एक्सचेंज घटने से सप्लाई घट रही है। कंसेप्ट समझ लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ रहा है तो सप्लाई क्यों बढ़ रही है? रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ रहा है, सप्लाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि रुपी सस्ता हो रहा है। रुपी सस्ता हो रहा था, फॉरेनर्स को रुपी खरीदना सस्ता पड़ेगा, चीप पड़ेगा, इसलिए डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स या इन्वेस्टमेंट टू इंडिया उनको सस्ती पड़ रही है। तो मैं यहां पे कंसेप्ट लिख देता हूं कि रेट ऑफ एक्सचेंज अगर बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रही है, रेट ऑफ एक्सचेंज अगर घट रहा है तो सप्लाई घट रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन चीजों से। नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर पूछ लीजिएगा, और तब भी समझ में ना आए तो मैसेज जरूर करिएगा। वैसे ऐसा हो नहीं सकता ना समझ में आए। कंसेप्ट थोड़ा सा इधर रखिएगा और सोचिएगा कि हम डॉलर को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं और हम खुद कर रहे हैं, तो आपको कंसेप्ट सारा समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के हमें एक चीज बात समझ में आ गई कि भाई रेट ऑफ एक्सचेंज और डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी में नेगेटिव रिलेशनशिप है और रेट ऑफ एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। आइए जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं, बहुत ही जल्दी आपको ये भी सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। यहां लिख लेते हैं हम रेट ऑफ एक्सचेंज, यहां लिख लेते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। देखिए रेट ऑफ एक्सचेंज हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, R1, R2 एंड R3। R1 का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने रेशियो लिखे थे ना, R1 मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज सबसे कम का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल R1 का मतलब हो गया कि 1:69, उदाहरण के रूप में हम लिख रहे हैं। और R2 का मतलब क्या हो गया? 1:70। और R3 का मतलब क्या हो गया? 1:71। एक सिंपल सी बात है। ये रेट ऑफ एक्सचेंज मैंने यहां पर सर्कल कर दिया, कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब यहां बात करते हैं डिमांड, Q1 डिमांड या सप्लाई, Q2, Q3। अभी हमने पढ़ा एक चीज कि रेट ऑफ एक्सचेंज अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। तो हम जानते हैं कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं कि प्राइस के बढ़ने पर जब डिमांड घटती है, प्राइस के घटने पर जब डिमांड बढ़ती है तो डिमांड कैसा कर लेता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऐसे यहां पर है कि व्हेन देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड डिमांड, तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड हो जाएगी। देख सकते हैं आप कि अगर रेट ऑफ एक्सचेंज हमारा कम है तो डिमांड हमारी ज्यादा है। रेट ऑफ एक्सचेंज हमारा बढ़ गया, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ने का मतलब क्या है? समझ लीजिएगा, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ने का मतलब ये हो गया कि 1:69 से 1:70 हो गया। 1:70 होने का मतलब क्या हो गया? हमारे रुपए की वैल्यू कम हो गई, हमारे रुपए की वैल्यू कम हो गई, डॉलर महंगा हो गया। डॉलर महंगा हो गया तो हम डॉलर को डिमांड करेंगे कम। जब हम डॉलर को कम डिमांड करेंगे तो डिमांड कम हो गई, ये यहां पे टच हो गया। ऐसी रेट ऑफ एक्सचेंज जब R3 हो गया, R3 का मतलब क्या हो गया? 1:71 हो गया। 1:71 का मतलब क्या हो गया? फिर से रुपया और सस्ता हो गया, डॉलर महंगा हो गया। डॉलर महंगा हो गया तो डॉलर को हम डिमांड और कम करेंगे। तो ये हो गया हमारा R1 पे Q3 है, R2 पे Q2 है और R3 पे Q1 है। दिस इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड रेट ऑफ एक्सचेंज। इसलिए डिमांड कर्व जो बन गया वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन गया। अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी की। सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी हम अभी पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, रेट ऑफ एक्सचेंज घटेगा तो सप्लाई घटेगी। तो रेट ऑफ एक्सचेंज अगर कम है, रेट ऑफ एक्सचेंज कम है तो सप्लाई हमारी कम है, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ एक्सचेंज अगर कम है, कम का मतलब क्या हो गया कि 1:69 है। 1:69 का मतलब क्या हो गया कि रुपए की वैल्यू ज्यादा है तो वो रुपए को डिमांड कम करेंगे, रुपए को डिमांड कम करेंगे, इसका मतलब हमारे लिए सप्लाई कम हो गई। अब जब रेट ऑफ एक्सचेंज थोड़ा सा बढ़ गया, 1:70 हो गया, जब 1:70 हो गया रेट ऑफ एक्सचेंज तो इसका मतलब रुपए की वैल्यू कम हो गई, रुपए की वैल्यू कम हो गई, डॉलर की वैल्यू मजबूत हो गई। जब रुपए की वैल्यू कम हो गई तो रुपए फॉरेनर जो है रुपए को ज्यादा खरीदेंगे, डिमांड उनकी ज्यादा होगी रुपए की। जब डिमांड ज्यादा होगी तो इसका मतलब हमारे लिए सप्लाई ज्यादा होगी। तो सप्लाई ज्यादा होगी, R2 पे सप्लाई
Q2 हो गई, ये देखिए। और ऐसे ही रुपी की वैल्यू जब और कम हो गई R3 पर 1:71 हो गया, तो उन्होंने रुपी को और ज्यादा डिमांड करा, इसका मतलब हमारे लिए सप्लाई और ज्यादा हो गई। तो R3 पे क्या हो गया, ये R3 पे Q3 हो गया। इट मींस ये तीनों पॉइंट आपस में ज्वाइन कर लीजिए। दिस इज सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी and you can see the demand for foreign currency and supply of foreign currency, the intersection point of both is at this point। हमने इसको E लिख दिया, यहां हो गया इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कहां निकला, जब डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी निकला। और हम देख सकते हैं यहां जो निकला है वहां रेट ऑफ एक्सचेंज कितना आया है, 1:70, दैट इज R2। तो इस तरीके से हम निकालते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। सिंपल सा कंसेप्ट है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल्स टू, शुड बी इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, एंड दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। और इनके बीच में रेट ऑफ एक्सचेंज का क्या रिलेशनशिप है, ये मैं आपको बता चुका हूं। बस ये रिलेशनशिप के आधार पर आप ये डायग्राम बना लीजिए, और आई होप आप ढंग से कंसंट्रेट करके वीडियो देखेंगे तो कोई भी डाउट इसमें आपको नहीं रहेगा। अब मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल ग्रुप में मैं इसको रब कर देता हूं। हम एक बात जानते हैं कि अब एक बात हमारी समझ में आ गई है कि ये हमने जो डायग्राम बनाया है, रेट ऑफ एक्सचेंज एंड डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी, यहां हमने डिमांड बना दिया है DD, यहां हमने सप्लाई बना दिया है SS, यहां हमने इक्विलिब्रियम बना दिया है इक्विलिब्रियम, दिस इज R2। अब हम जानते हैं, क्वेश्चन आ जाए कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो गई है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो गई है, उसका रेट ऑफ एक्सचेंज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो, एक बार डायग्राम अगर हमारे समझ में आ गया तो हमें कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, फिर जो डायग्राम बोलेगा वो हमें लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप में आ गया कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ इट इन रेट ऑफ एक्सचेंज, इसका रेट ऑफ एक्सचेंज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए, जब डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगी, हम जानते हैं जब डिमांड इंक्रीज होती है वो राइटवर्ड शिफ्ट होती है, जब वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी तो रेट ऑफ एक्सचेंज ऊपर पहुंच जाएगा, रेट ऑफ एक्सचेंज ऊपर, सॉरी इक्विलिब्रियम ऊपर पहुंच जाएगा। जब इक्विलिब्रियम ऊपर पहुंच जाएगा तो रेट ऑफ एक्सचेंज हमारा R3 हो जाएगा। रेट ऑफ एक्सचेंज R3 होने का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया। रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ने का मतलब क्या हो गया, रुपए की वैल्यू डाउन हो गई और डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। एक सिंपल सा कंसेप्ट है। ये सारे क्वेश्चंस हमें डायग्रामेटिकली सॉल्व करने हैं और बहुत इजी भी लगते हैं। यही अगर क्वेश्चन आ जाता फॉर एग्जांपल ग्रुप में, मैं इसको रब कर देता हूं, यही अगर क्वेश्चन आ जाता कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन रेट ऑफ एक्सचेंज, मतलब सप्लाई जब बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ एक्सचेंज में क्या फर्क पड़ेगा। सप्लाई बढ़ जाएगी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट कर दो। जब सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी तो नया इक्विलिब्रियम का बन जाएगा, नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा यहां पर। जब नया इक्विलिब्रियम यहां बन जाएगा तो रेट ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा नीचे। जब रेट ऑफ एक्सचेंज नीचे आ जाएगा तो हमें बताना है कि रेट ऑफ एक्सचेंज R2 से R1 पर आ गया। R1 का मतलब क्या हो गया, R1 का मतलब ये हो गया रेट ऑफ एक्सचेंज नीचे आ जाना। नीचे आ जाने का मतलब क्या है, रुपी मजबूत हो गया और डॉलर हल्का हो गया, थोड़ा सा चीप हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का सारा कंसेप्ट क्लियर आ गया होगा। बस समझना क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। आज के लिए इतना ही बहुत है, बस इसको समझ लीजिए। और कोई भी डाउट होता है बिल्कुल मैसेज बॉक्स पे लिखिएगा, और जो मुझे जानते हैं पर्सनली मुझे फोन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।